गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर करेंगे हम चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही इजी भी है ये, क्योंकि आपकी जनरल जो अवेयरनेस है, यानी कि जो कुछ थोड़ा बहुत आप जानते हैं सुनते हैं कुछ कुछ वैसा ही है, तो आपको मतलब इजीली समझ आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, नेचुरल फिनोमेना मतलब जो नेचर जो है उसके फिनोमेना, उसकी घटनाएं है ना, कुछ कुछ। अब ये देखिए, यहाँ से मैं पढ़ देती हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि जो नेचर है उसके ऐसे फिनोमेना हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन मतलब बिगाड़ना, काम बिगड़ जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो क्या है, लाइटनिंग और अर्थक्वेक मेनली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ, फिर समझा दूंगी। यू माइट हैव बीन सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन वायर बिकम लूज। यानी कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि खंबा जो है, लाइट का जो खंबा होता है, कहीं पे भी खंबे क्या कहीं पे भी हम कह सकते हैं कि जो अगर तार लूज होते हैं तो स्पार्कलिंग होती है, उसमें स्पार्किंग होती है ना, ऐसा लगता है कि आग जल रही है, वैसा देखा होगा आपने। दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। यानी कि ये कब होता है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो और जिसकी वजह से तार हिल जाते हैं, हिल के फिर वो जो लूज वायर होते हैं वो आपस में टच हो जाते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन द सॉकेट। यानी आपने ये भी देखा होगा, जब हम प्लग लगाते हैं तो सॉकेट में जब वो लूज होता है तभी भी ऐसे स्पार्किंग होती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। यानी कि पुराने टाइम में लोग नहीं समझ पा रहे थे इसका रीज़न, ये स्पार्क क्यों होता है। They were therefore afraid of lightning and through that the worth of gods was visiting them। यानी कि वो उस टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान जी नाराज़ हो गए हैं। Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud। यानी कि अब हम समझ गए हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो क्यों होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड, यानी कि एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो वो जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो ये स्पार्किंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटिंग। हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। हमें प्रिकॉशन ज़रूर लेनी चाहिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेली स्पार्क्स। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक्स जो हैं वो, उन्होंने स्पार्क के बारे में क्या बोला। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन अंबर इज ए काइंड ऑफ रेसिन, यानी कि किशमिश टाइप में ना, वाज रब्ड विद फर इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, है ना। तो उसको जब रब करेंगे फर के साथ में तो क्या होगा, फिर वो हेयर मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यू माइट हैव सीन डैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। यानी कि आपने ये भी देखा होगा, सर्दियों में जब आप ऊनी कपड़े, वूलन कपड़े पहनते हो, तो जब आप उसको निकालते हो तो जो आपके हेयर होते हैं ना, वो ऊनी जो कपड़े होते हैं उनके साथ जाने लगते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं वो, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ्स इन द डार्क यू सी ए स्पार्क और हेयर और ए क्रैकलिंग साउंड। आपने देखा होगा, मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है कि आपके जो कपड़े होते हैं नाइट में, जब अंधेरा होता है, आप सो रहे होते हैं, तो जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं पॉलिस्टर के कि आपको ना ऐसे आवाज़ आएगी क्रैकलिंग टाइप की, और थोड़ा सा आपको स्पार्किंग भी नज़र आता है। ठीक है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ए अमेरिकन साइंटिस्ट शो डैट लाइटिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना। की उन्होंने, साइंटिस्ट ने कहा कि ये सेम फिनोमेना है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन इट अकर। तो फिर अब 2000 साल बाद हमें ये पता चला। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। वी शैल शो आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी दे रखी है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्ले a game when you rub a plastic scale on your dry hair the scale can attract very small pieces of paper। आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि जो आपका स्केल होता है, आप अपने हेयर से, सर से आप उसको आप वो करेंगे,
तब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रगड़ेंगे, स्केल को थोड़ा सा टच करेंगे और उस स्केल को फिर आप छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख देंगे, उनके पास लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो स्केल के पास जाएंगे, यानी कि जो स्केल है वो उनको अट्रैक्ट करेगा। चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रबिंग करने से भी कोई चीज़ चार्ज हो सकती है। एक्टिविटी है ये बेटा, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या करना है। टेक ए यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विग्रेसली विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन से उसको आपको रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वही है जैसा स्केल का था। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड द रिफिल विद योर हैंड और विद ए मेटेलिक, यानी कि आपको मेटल के साथ उसे टच नहीं करने देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीव्स, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स, रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपका बॉल पेन का जो रिफिल है, आपने जो रब किया है, ठीक है, पॉलीथीन के साथ जो आपने रब किया है, मान लीजिए यह आपका बॉल पेन का रिफिल हो गया, ठीक है, ये आपने रब किया है, यहाँ पे ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो आपको ये रब करने का इसके पास लेके जाना है। फिर एक बार इसको अलग अलग चीज़ों के साथ करना है, जैसे पेपर के साथ किया, ड्राई लीव्स के साथ करना है, हस्क के साथ करना है, मस्टर्ड सीड के साथ करना है, और आपको अपना रिकॉर्ड ऑब्जर्व करना है। When a plastic refill is rubbed with the polythene, it acquire a small electric charge, इसमें क्या हो जाता है, जब उसको हम रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ए ड्राई हेयर, जब ड्राई हेयर के साथ करते हैं, तो जब आप ड्राई हेयर के साथ करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, वहाँ पे भी एक चार्ज आ जाता है। दिस ऑब्जेक्ट्स और कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे चार्ज आ जाता है, जैसे रिफिल पे आया, ठीक है, स्केल पे आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, तो पॉलीथीन और हेयर भी चार्ज हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैन यू फैमिलियर टू यू। तो बेटा एक और ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, कि ये आपको ऑब्जेक्ट जो रब करने हैं वो है मटेरियल यूज फॉर रबिंग, जिससे आपको रब करने हैं वो करना है। देखिए रिफिल लिया, रिफिल को रब करना है, किससे, पॉलीथीन से करना है और वूलन क्लॉथ से करना है। फिर आपको देखना है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है पेपर, पीस ऑफ पेपर को, या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो चार्ज, नहीं कर रहा है तो नॉट चार्ज। फिर आपको क्या करना है, बैलून लेना है बेटा, बैलून को पहले पॉलीथीन से रगड़ना है, फिर इससे वूलन क्लॉथ से रगड़ना है, फिर ड्राई हेयर से, तो उसके बाद में वो अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेपर के पास लेके जाना उसको, वही सब आपको लिखना है। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके लिए बेटा एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में देखिए, चलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इनफ्लेट टू बैलून्स लेने हैं, ठीक है, हैंग देम इन सच ए वे डैट दे डू नॉट टच ईच अदर, वो एक दूसरे को मतलब टच ना करें। रब बोथ द बैलून विद द वूलन क्लॉथ से आपको रगड़ना है उनको, एंड रिलीज देम, फिर उनको छोड़ देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखना है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स का यूज़ करना है। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ना है। प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड, ये देखिए यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, ग्लास को स्टैंड की तरह। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, रब द अदर रिफिल, दूसरे वाले रिफिल को भी पॉलीथीन से आपको रब करना है, फिर दोनों को पास लेकर आना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड्स, यानी कि आपके जिस साइड से मतलब आप रब करेंगे वो चार्ज हो जाता है, तो वहाँ आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर में कोई चेंज आया। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं। In this activity, we have brought close together the charged objects that were made up of same material, यानी कि क्या होगा, जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जो चार्ज हैं, उन क्लोज जो हैं वो उनको क्लोज टुगेदर, चार्ज ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आएंगे। What happen if two charge objects made up of different material are brought close together, यानी कि सेम मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट बने हैं उनको पास लाने पे, और डिफरेंट मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट बने उनको पास लाने पे क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रब ए रिफिल एंड रिप्लेस इट जेंटली ए ग्लास टम्बलर एज बिफोर, जैसे आपने पहले रखा था। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए पहले आपने बैलून रखे थे, इसमें रिफिल रखे थे, अब इसमें आपको क्या करना है, रिफिल रखा हुआ है पहले से चार्ज करके, अब आपको बैलून पास में लेकर आना है, फिर आपको देखना है कि क्या होगा। अब आप देखिए
तीनों में क्या हुआ मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जब आप दो बैलून को आपने वो रब करके एक साथ लटकाया तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। आप ये करके देखिएगा, बहुत ऐसा होता है, ये दूर भागेंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों में एक जैसा चार्ज है तो इसलिए ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी इंटरेक्शन बिटवीन लाइक चार्ज, ये लाइक चार्ज है तो ये भी यहाँ पे भी अलग होंगे। थर्ड में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बैलून लिया है और एक रिफिल लिया है तो दोनों अलग अलग चार्जेस हो गए। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेट अस समराइज द ऑब्जर्व, अब हमने जो ऑब्जर्वेशन जो देखी उसको समराइज कर लेते हैं। ए चार्ज बैलून रिपेल ए चार्ज बैलून, यानी कि एक बैलून है दूसरा भी बैलून है तो एक दूसरे से वो दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। ए चार्ज रिफिल विद रिपेल्ड ए चार्ज रिफिल, यानी कि दो रिफिल हैं हमारे पास तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, पर बैलून और जो रिफिल है वो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डज इट इंडिकेट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ रिफिल, इसका मतलब क्या है कि जो रिफिल पे जो चार्ज था और जो बैलून पे चार्ज था वो अलग अलग है। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस होते हैं। कैन वी ऑल्सो से डैट द चार्ज ऑफ सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड ईच अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे यानी कि दूर भागेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, आपका अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन द कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद ए स्टिल एज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं इसको। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, दूसरे वाले को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your guess that the plastic straw would be carry negative charge is correct, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आपकी प्लास्टिक स्ट्रॉ थी उस पर नेगेटिव चार्ज था और दूसरे वाले पे पॉजिटिव था। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक होता है, कुछ टाइम के लिए रुका हुआ होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, मूव नहीं होता है। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स द करंट in a circuit which makes a bulb glow on the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charge, तो चार्ज का जो मोशन होता है उसी की वजह से करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। अब ट्रांसफ़र कैसे होते हैं चार्जेस का, बेटा ये एक एक्टिविटी और दी गई है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेंगे। इस एक्टिविटी में ही आगे देखते हैं क्या है। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द अनचार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, यानी कि जो पेपर क्लिप है उसमें से चार्ज एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप पे पहुंच गया है। रिमेंबर डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, क्या होगा, जो स्ट्रिप्स हैं उनमें सिमिलर चार्ज है और वो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ये स्ट्रिप्स ले रखी हैं तो ये दूर हो रखी हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये रिफिल है तो ये रिफिल का चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, इनका चेंज होगा, इंटरचेंज होगा। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, दूर दूर होती जाएंगी। सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो डिवाइस है उसमें चार्ज है या नहीं है। Thus we find that electric charge can be transferred from the charged object to another through a metal conductor, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज पहुंच सकता है, किसकी वजह से, मेटल कंडक्टर की वजह से पहुंच सकता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज इन द फॉइल स्ट्रिप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर एक फॉइल स्ट्रिप भी है। तो बस चलिए आगे देखते हैं। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, फिर ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, एवरी टाइम यू विल फाउंड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज द टच ऑफ द पेपर क्लिप विद हैंड, तो वो जो आपका फॉइल पेपर है, जो फॉइल स्ट्रिप्स है वो कोलैप्स करने लग जाएंगी जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। वाई डज इट हैपन, क्यों होता है, दिस रीज़न इज डैट द जो फॉइल स्ट्रिप लॉस चार्जेस इन द अर्थ
थ्रो योर बॉडी, यानी कि जो आप बॉडी आप उसको पकड़ रहे हो और आप तो ज़मीन पे खड़े हो ना, अर्थ पे खड़े हो, तो क्या होगा कि जो फॉइल स्ट्रिप है वो चार्जेस को लॉस करने लग जाएगा, अर्थ पे पहुंचाने लग जाएगा। किसकी वजह से? आपकी बॉडी की वजह से। ठीक है, वी से डैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज होती जाएंगी, अपने जो चार्ज है उनको हटाती जाएंगी तो डिस्चार्ज होती जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या कहलाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने सारे चार्ज कहाँ पे पहुँचा रहा है? अर्थ में पहुँचा रहा है, अर्थ में शिफ्ट कर रहा है, तो ये तो डिस्चार्ज होता गया और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने सुना होगा घर में भी जब लाइट वाइट के बारे में बात करते हैं कि ये अर्थिंग का प्लग है, अर्थिंग का चार्ज वायर है ये। ठीक है, तो अर्थिंग का वही होता है कि अगर कोई शॉक लगता है तो सारा जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सब अर्थ में पहुंच जाता है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, अब लाइटनिंग की स्टोरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग। तो चार्जेस के इसमें ही, इन टर्म में ही हम इसको देखते हैं। यू लर्न इन क्लास 6 दैट चार्जिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। क्या होता है? यानी कि थंडरस्टॉर्म जब होता है, बादल जब आपके कड़कते हैं, तो तब क्या होता है, जो आपका करंट है द एयर करंट मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड में जाता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की बूंदें पड़ती हैं, गिरती हैं, बूंदें बांदी जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। दिस विग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस को अलग अलग कर देते हैं। बाय ए प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर होते हैं, एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर द लोअर, यानी कि अगर ये बादल है, आपका क्लाउड है, तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर हो जाएंगे, नेगेटिव नीचे हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। When the magnitude of the accumulated charge become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow। यानी कि जो आपकी एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? पुअर कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट जब मिलते हैं तो क्या होता है? प्रोड्यूस स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। वी सी स्ट्रिक्स एज लाइट, आपने आवाज़ सुनी होगी ना, कड़कने की जो आवाज़ होती है। दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहाँ पे देखिए, ये आपके क्लाउड है, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ सारा नेगेटिव है, और ये लाइटिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज सबसे नीचे है। तो ये क्लाउड का हो गया आपका एक्यूमुलेशन है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में होता है, और बिटवीन क्लाउड्स इन द अर्थ, और क्लाउड और अर्थ के साथ भी हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड विद द लाइटनिंग लाइक एंसेस्टर डिड, यानी कि पुराने टाइम में तो हम डर जाते थे, वो बताते थे कि बादल गरज रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो बिजली कड़क रही है, तो इसका कुछ गलत सेंस होता था। लेकिन आज के टाइम में हमें पता चल गया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना, साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जो लाइटिंग है, वो जो स्ट्राइक होती है, जो बिजली चमकती है, कड़कती है, उसकी वजह से क्या लाइफ और प्रॉपर्टी इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, यानी कि वो हार्म कर सकती है, जिसके लिए हमें प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत होती है। तो लाइटनिंग सेफ्टी, अब इसके लिए सेफ्टी क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, यानी कि जब बिजली गिरती है, बिजली कड़कती है, तो आपको ओपन जो प्लेस होता है, खुला जो एरिया होता है, वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है। हेयरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस, यानी कि जब आपको उसकी आवाज़ आती है तो आपको सेफ प्लेस पे जाने के लिए जाना चाहिए। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस, यानी कि जब तक बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है आपको वहीं पे रुकना चाहिए। अगर रुक भी जाती है तभी भी आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए उस सेफ प्लेस से बाहर आने के लिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई सेफ प्लेस कौन सी है? ए हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस, यानी कि हाउस आपका घर और जो बिल्डिंग है वो सेफ प्लेस है, ओपन में नहीं रहना चाहिए। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय ए कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, यानी कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसी के अंदर सेफ हैं, लेकिन आपको जो उसकी विंडोज़ हैं और जो डोर्स हैं वो बंद कर लेने चाहिए।
डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, यानी कि जब बिजली गरजती है, कड़कती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आउटसाइड, अगर आप आउटसाइड हैं तो ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सब सेफ नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटिंग स्ट्रोक, यहाँ सब नहीं, यहाँ खुले में नहीं जाना चाहिए हमें। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, यानी कि अम्ब्रेला भी जो है वो भी एक सेफ तरीका नहीं है। इट इज़ इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके नीचे बैठना, खड़ा होना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर कोई शेल्टर नहीं है, एंड यू आर इन ओपन फील्ड, आप ओपन फील्ड में, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, जितने भी ट्रीज हैं उन सबसे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द पोल और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी बिजली के खंभे हैं, पोल हैं और जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे नहीं लेटना चाहिए। इंस्टेड क्वाइट लो ऑन द ग्राउंड, थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, देखिए ये इस पोजीशन में बैठना चाहिए, यहाँ पे जिस तरीके से ये बैठा हुआ है, सेफ पोजीशन। इनसाइड द हाउस, अगर आप हाउस के अंदर है तो क्या करना चाहिए। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक्स टेलीफोन कॉल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, यानी कि इन चीज़ों को, जो बिजली की चीज़ें हैं उनको छूने से उनको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन, however it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. बाथनिंग यानी कि नहाना उस टाइम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थंडरिंग जो हो रही होती है, जो आपका ऊपर टैंकर का पानी है वो आता है नीचे, रनिंग वाटर जो आपका होता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिक लाइट्स कैन रिमेन ऑन टूडे डू नॉट देन डू दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है, लाइट वाइट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, ये सब प्लग जो हैं वो सब अनप्लग करने चाहिए, यानी कि निकाल देने चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर, अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, कैसे लाइट कंडक्ट होती है इधर से उधर। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द अर्थ ऑफ ए लाइटनिंग, यानी कि एक लाइटनिंग कंडक्टर है जो बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, डिवाइस है प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि यूज़ होता है। ए मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, यानी कि एक रॉड होती है जो बिल्डिंग से भी लंबी होती है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो दीवार है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं उसको कंस्ट्रक्शन के टाइम में, बनने के टाइम में। वन एंड ऑफ द रॉड इज कैप्ड आउट द एयर, एक जो मतलब रॉड जो है, रॉड का जो एक साइड है, एक एंड जो है वो एयर में ओपन रहता है, और जो दूसरा है वो ग्राउंड में, डीपली ग्राउंड में उसको दबा देते हैं। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, इससे क्या होता है जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सब ग्राउंड में चले जाते हैं। द मेटल कॉलम्स यूज टू ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। देखिए बेटा ये आपके में दिया हुआ है, ये देखिए ये एक तरीके से एक पोल हो गया ये आपका, ये अंदर ये यहाँ पे कॉपर प्लेट है, यहाँ ये बिल्डिंग से ऊपर है, इसका एक एंड देखिए खुला है, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर हो गया आपका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, हमने दो चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, थंडरस्टॉर्म हमने पढ़ लिया, अब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं। यू जस्ट लर्न दैट अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7th, यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है। दिस नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इनकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत लॉस होता है लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्ट इन सम एक्सटेंट, यानी कि जैसे साइक्लोन वगैरह ये सब आने वाले होते हैं तो हमें थोड़ा सा पहले से ही पता चल जाता है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, पहले से बता दिया जाता है। इफ़ ए थंडरस्टॉर्म अकर देन देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन accompanying it, so we get time to take measure to protect ourselves from the damage caused by this phenomena। अगर हमें पहले से ही पता चल जाता है तो हम थोड़े से प्रिकॉशन ले लेते हैं पहले से ही।
देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, यानी कि एक और फिनोमेना है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इट इज़ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल. ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2015 इन यूरी एंड तंगधार टाउन्स ऑन नॉर्थ कश्मीर. कश्मीर में आया था बेटा ये 8 अक्टूबर 2005 में आया था ऑफ नॉर्थ कश्मीर. बिफोर डैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो उससे पहले सबसे पहले मतलब 2001 में आया था, भुज में आया था गुजरात के, और फिर हमारा आया था 2005 में. तो ये बहुत ही बड़े अर्थक्वेक थे जिन्हें अभी तक याद किया जाता है. ये देखिए एक्टिविटी है, ये आप एक्टिविटी देख लीजिएगा बेटा. देखो ये अर्थक्वेक, कश्मीर के अर्थक्वेक की एक पिक्चर है, कितनी डेंजरस है, देखने में इतना डर सा लग रहा है. व्हाट इज अर्थक्वेक, अब हम ये पढ़ लेते हैं. चलिए. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. यानी कि ये क्या है, जो हमारी अर्थ है वो सडन शेक करती है, यानी कि हिलती है. वो थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए ही हिलती है, पर वो उस सेकंड में ही इतना सब कुछ डैमेज कर जाती है, हमारी लाइफ को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर जाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड ऑन अर्थ क्रस्ट. जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो शेक करती है. अर्थक्वेक अकर ऑल टाइम ऑल ओवर द अर्थ. दे आर नॉट इवन नोटिस नहीं होता है, कभी कभी बहुत ही हल्का होता है, माइन्यूट होता है. मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट. जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं, जो बड़े बड़े अर्थक्वेक होते हैं, वो मतलब लेस फ्रिक्वेंट होती हैं, मतलब वो कम होते हैं. They can cause immense damage to building, bridge, dams and people. They can be a great loss to life and properties. Earthquake can cause flood, landslide and tsunamis. जो earthquake है उसकी वजह से ही floods, landslide होता है, tsunami आती हैं. A major tsunami occur in India Ocean on 26 December 2004 में आई थी tsunami. All the coastal areas around the ocean suffered huge loss. जो भी उसके आसपास के एरिया थे उनको बहुत ह्यूज लॉस हुआ था. ये एक्टिविटी दे रखी है. व्हाट कॉज ऑन अर्थक्वेक. आप क्या है अर्थक्वेक के कॉज वो पढ़ लेते हैं. इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक. पहले जब नहीं जानते थे कि अर्थक्वेक किसकी वजह से हुआ. देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस इन द मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाय भूजोज ग्रैंडमदर. सिमिलर मिथ्स वर प्रिविलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि पुराने टाइम में कुछ स्टोरी बना ली गई थी अर्थक्वेक को लेके, तो वो लोग वही उसी को सच मानते थे. नाउ वी नो डैट द ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट. यानी कि जो आपकी क्रस्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है और अर्थक्वेक आता है. तो ये देखिए अपर मोस्ट ये क्रस्ट है, इसके बाद मेंटल होता है. 3 कोर होते हैं आपके, 3. सबसे ऊपर वाली होती है आपकी क्रस्ट, फिर बीच वाली मिडल, और अंदर वाली होती है आपकी कोर. कोर को भी 2 पार्ट में इन्होंने कर दिया, इनर कोर और आउटर कोर. तो जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ इज़ नॉट इन 1 पीस. ये 1 पीस में नहीं, 3 पीस में. इट इज़ फ्रेगमेंटेड. ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट. दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यू मोशन व्हेन दे बर्स पास्ट वन अनदर. यानी कि ये घूमती रहती हैं. और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन. फिर क्या होता है, कोलिजन होता है, इनका टक्कर भी हो जाती है भाई आपस में. दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्लस्ट. फिर अर्थ क्लस्ट में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं. इट इज़ डिस्टर्बेंस डैट शो अप एन अर्थक्वेक. फिर वो अर्थक्वेक की उस फॉर्म में हमें नज़र आता है. ठीक है. ये देखिए ये ब्रशिंग पास्ट हो रहा है, ये देखिए ये पास हो रही है ना, है ना, ये इधर ये आप कोलाइड कर गई, ये देखिए कोलाइड कर गई, टकरा गई, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है. ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. यानी कि हम नहीं पता लगा सकते कि अर्थक्वेक नेक्स्ट वाला कब आएगा और किस टाइम आएगा, कहाँ आएगा. Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion. यानी कि इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं, एक्सप्लोजन होता है और आपका क्या होता है, वॉल्केनो एरप्ट होता है, मीटर्स हिट करते हैं अर्थ से,
तो तब क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। हावेवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। मोस्टली जो अर्थक्वेक होते हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही होते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are weak zone where earthquakes are more likely to occur. The weak zone are known as seismic और fault zone। यानी कि जो प्लेट्स का जो एरिया जो बहुत वीक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेस्मिक और फॉल्ट जोन कहते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन आर कश्मीर। कश्मीर में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लान, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो ये सब डेंजर जोन में होते हैं, ये देखिए इन्होंने बता रखा है। ठीक है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल इज कॉल्ड रिएक्टर स्केल। तो जिस स्केल पे उसको मापा जाता है, जैसे आप अपनी डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर के डिस्टेंस स्केल से नापते हैं, वैसे ही जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करने का भी एक स्केल है जिसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड हायर देन 7, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा उसका रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट, तो वो बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक होगा। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, तो वो 7.5 से ज़्यादा था। ये देखिए सिस्मोग्राफ के बारे में भी बताया हुआ है, ये कितना अच्छा बताया हुआ है। तो मैप ऑफ अर्थक्वेक, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये फोकस सेंटर है, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक, धीरे धीरे ये वेव्स की उसमें फैलता गया। ये आपका एपी सेंटर कहलाता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो एपी सेंटर हो गया। ये जो हैं ये आपकी वेव्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, सीस्मिक वेव्स। ठीक है, फोकस सेंटर जहाँ से स्टार्ट हुआ वही हो गया, और ये आपकी अर्थ की सरफेस हो गई। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक लाइन को मैं पढ़ लेती हूँ। द ट्रेमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। यानी कि जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको भी हम मेजर कर सकते हैं सिस्मोग्राफ के कारण। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अब जो अर्थक्वेक है उसके अगेंस्ट हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी नो फ्रॉम अर्लियर पेजेस डैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। वी हैव ऑल्सो सीन डैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव इन इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट डैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम। यानी कि हमें नहीं पता है कब अर्थक्वेक आएगा कब नहीं आएगा, बस हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उससे बच सकें, प्रोटेक्शन ले सकें। लिविंग इन सिस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर। सिस्मिक जोन में जो रहते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत जल्दी आता है, हिली एरियाज़ में जो भी है एरिया ऐसे, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हैव टू स्पेशली प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दिस जोन शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रिमर्स। यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत ऐसा अर्थक्वेक ऐसा आता है तो उसका कुछ असर ही ना पड़े। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि जिससे बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्विक सेफ, यानी कि इट इज़ एडविजिबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो डैट इट इज़ क्विक सेफ। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इसके लिए बिल्डिंग अच्छी बनाने के लिए आपको आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए, इंजीनियर अच्छा होना चाहिए। इट इज़ हाईली सिस्मिक एरिया, द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह ये चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। जो छत हैं वो उनको हल्की छत होनी चाहिए, है ना, ताकि बाई चांस अगर वो गिरती हैं कुछ होता है तो इतना नुकसान ना हो। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। इट इज़ बेटर if the cupboard and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easily। तो जो आपके शेल्फ्स बनते हैं, जो अलमीरा टाइप में जहाँ सामान रखते हैं, वो दीवार में फिक्स हो। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, photos frame, water heaters etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people। यानी कि वो थोड़ा अलग होने चाहिए। Since some building may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all building, especially tall building, have fire lighting equipment in working order। The Central Building Research Institute Roorkee has developed know-how to make earthquake resistance house। यानी कि जो हाउस ऐसे होते हैं जिसमें earthquake का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बनाए गए हैं। इन द इवेंट दैट अर्थक्वेक डज नॉट स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो कौन कौन से हैं। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पर हैं, अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है। टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। यानी कि अगर घर में कोई टेबल है उसके नीचे अंडर टेबल चला जाना चाहिए आपको,
स्टे अवे फ्रॉम ऑल टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, यानी कि जो लंबे और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए अगर वो, ताकि वो आपके ऊपर ना गिरें। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड पर हैं तो आपको नहीं उठना चाहिए। प्रोटेक्ट योर हैंड विद ए पिलो। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। फाइंड ए क्लियर स्पॉट, आपको साफ़ सुथरा स्पॉट यानी कि खाली स्पॉट देखनी चाहिए, खाली जगह देखनी चाहिए। अबे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। ट्री एंड ओवरहेड पावर लाइंस, जो लाइटनिंग है मतलब तार वगैरह हैं, पेड़ पौधे, उनसे दूर हो जाना चाहिए। ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए कार और बस डू नॉट कम आउट, कार या बस में तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू कार स्पॉट, यानी कि क्लियर स्पॉट, यानी कि आपको ड्राइवर को कहना चाहिए कि धीरे धीरे करके गाड़ी चलाए और क्लियर स्पॉट पे ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप, जब तक वो स्टॉप ना हो तब तक आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने क्या पढ़ा है हम इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके चार्ज किया जा सकता है। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। When charges move, they constitute an electric current. An electroscope may be used to detect whether a body is charged or not. Electroscope क्या है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी चार्ज हुई है या नहीं। The process of transfer of charge from one charged object to the earth is called earthing. The process of electric discharge between clouds and the earth or between different clouds is called lightning. Lightning strikes could destroy life and property. Lightning conductor can protect building from the effect of the lightning. An earthquake is a sudden shaking or trembling of earth. Earthquake is caused by a disturbance deep inside the earth crust. It is not possible to predict the occurrence of the earthquake. Earthquake tends to occur at the boundaries of earth plate. These boundaries are known as fault zone. Destructive energy of an earthquake is measured on Richter scale. The earthquake measure 7 or more on Richter scale can cause severe damage to life and property. We should take necessary precaution to protect ourselves from earthquake. तो बच्चे यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो टाइमली मिल जाए। थैंक यू।